पूर्वी आकाश पर सूरज दो लट्ठे ऊपर चढ़ आया था। दो लट्ठे मतलब दो लाठी के साइज का। यूं कह सकते हो कि जहां क्षितिज रेखा होती है, जहां से सूरज उगा होता है, वहां से दो लाठी का साइज बना दो तो जितना ऊंचाई होगा उतना ऊंचाई पे सूरज उग आया था। पूरब में, पूरब में ही सूरज उगता है। पुराने जमाने में जब घड़ी वगैरह नहीं हुआ करता था तो लोग ऐसे ही लाठी से मापते थे, पहर का अंदाजा लगा लेते थे कि दोपहर है या पहला पहर है। काले काले बादलों की दौड़, धूप जारी थी। आकाश में काले काले बादल कभी इधर दौड़ रहे हैं कभी उधर, हर दिशा में। कभी कभी हल्की हवा के साथ बूंदे बिखर जाती और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी, और हवा की वजह से बारिश के बूंदों का जो छींटा था वो इधर उधर बिखर जाता था। दूर किनारों पर बाढ़ के पानी की टकराहट हवा में गूंज उठती, और वो उस दूरी पर, काफी दूरी पर सुनाई देता था कि बाढ़ का पानी जा रहा है और किनारे से टकरा रहा है। भयानक सा आवाज आता था, जैसे समुद्र की लहरें आकर के पत्थरों से टकराती हैं। भैरव पांडे उसी तरह चारपाई पर लेटे आंगन की ओर देख रहे थे। बीचों बीच आंगन के तुलसी चौरा था। तुलसी चौरा मतलब पुराने जमाने के घरों में देखे होगे, जहाँ मिट्टी उट्टी का घर होता था गांव देहात में, तो आंगन में बीच में एक तो ऊंचा सा बना दिया जाता था ईंट का, चार कोने वाला, और उसी में तुलसी का पेड़ लगा दिया जाता था। जल वगैरह चढ़ाती हैं घर की स्त्रियां, पूजा करती हैं तुलसी माता की। तो उनके भी घर में तुलसी चौरा था। बरसात के पानी से कट कर खुरदरा हो गया था। वो ऊंचाई कॉलम जिसमें तुलसी का पौधा लगाया गया था, वो कॉलम छूने पर एकदम खुरदरा हो गया था। पुराने पौधे के नीचे कई मासूम पत्तियों वाले छोटे छोटे पौधे लहराने लगे थे। बीच में बड़ा पौधा था और उस पौधे के नीचे छोटे छोटे पौधे भी आ गए थे, लहरा रहे थे। कई मासूम पत्तियों वाले छोटे छोटे पौधे लहराने लगे। वर्षा की बूंदें पुराने पौधों की सख्त पत्तियों पर टकरा कर बिखर जाती थी। टूटी हुई बूंदों की फुहार धीरे से मासूम पौधों पर फिसल जाती थी। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर यह बात करनी है कि कैसे बारिश का पानी पुराने पौधे पर गिर रहा था, फिर उसकी पत्तियों से फिसल कर छोटे वाले पौधों के ऊपर, नए पौधों के ऊपर गिरता था पौधा का पानी। यही सब है इसमें। कितने आनंद मग्न थे वे मासूम पौधे। दर्शाया गया है कि सिर्फ भैरव पांडे के दिल में, जहन में खतरनाक बातें, भयंकर बातें चल रही थी, लेकिन प्रकृति बहुत ही खुशहाल थी। प्रकृति को क्या लेना देना है भाई, बाढ़ का पानी आएगा तो आए, कर्मनाशा। पांडे की आंखों के सामने कार्तिक की वह शाम भी नाच उठी। तभी भैरव पांडे की आंखों में वो कार्तिक वाला शाम एक ही बार में कौंध गया आंखों में। वो वो शाम याद आ गया उनको। भाई कोई पुरानी बात याद आ गई उनको। 2 बरस पहले की बात होगी। शाम के समय जब वे बरामदे में लेटे थे, फूलमतिया आई अपनी बाल्टी मांगने। सुबह भैरव पांडे ले आए थे किसी काम से। ये 2 साल पहले की बात उनको याद आ गई। आज किस ख्याल में खोए हुए हैं, यही कि फूलमतिया को बेटा हुआ है, और वह समझ गए थे कि यह बेटा किसका है, मेरे भाई का है, कुलदीप का है। अब वो सोचने लगे, ख्यालों में डूब गए कि कब से इन दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। 2 साल पहले की बात है। मैं उसके घर से बाल्टी मांग के लाया था और आ गई थी वो बाल्टी अपना वापस लेने के लिए। मैंने कहा, उसी वक्त की बात बता रहे हैं, कुलदीप जरा भीतर से बाल्टी दे देना। सफेद साड़ी में लिपटी लिपटाई गुड़िया की तरह फूलमत आंगन में इस चौरे के पास आकर खड़ी हो गई थी। फूलमतिया जो थी, इसी आंगन में वही तुलसी का चौरा, वहीं पर आकर खड़ी थी अपने बाल्टी के इंतजार में। और मैंने किसको बुलाया, कुलदीप को, कि जरा बाल्टी लाके दे दो। और बाल्टी उठाने के लिए जब कुलदीप झुका तो फूलमत भी अपने दोनों हाथों से आंचल का खूंट पकड़कर तुलसी जी की वंदना करने के लिए झुकी थी। मैंने देखा था कि उधर कुलदीप झुका बाल्टी उठाने, और उधर फूलमतिया जो थी वो तुलसी माता को प्रणाम कर रही थी झुककर। सफेद लिबास में थी, विधवा थी ना। कुलदीप के झटके से उठने पर वह उसके पीठ से टकरा गई थी, और जब कुलदीप उठा बाल्टी उठाने के लिए तो वो टकरा गई थी कुलदीप के पीठ से। तब न जाने क्यों दोनों मुस्कुरा उठे थे। दोनों मुस्कुराए थे, कुलदीप भी मुस्काया था, वो भी मुस्काई थी। भैरव पांडे को क्रोध आ गया था। गुस्से के मारे चारपाई से उठे तो देखा कि कुलदीप बाल्टी लिए खड़ा था और फूलमत तुलसी चौरे पर सिर रखकर प्रार्थना कर रही थी। न जाने क्यों पांडे की आंखें भर आई।
पहले तो भैरव पांडे गुस्से से उठे, लेकिन जब उठे तो फिर उनका आंख आंसू से भर गया। बरसात के दिनों के बाद इस खुरदरे चौरे को उनकी माँ पीली मिट्टी के लेवन से संवार देती, फिर श्वेत बलुई माटी से पोत कर सफेद कर देती। शाम को सूखे चबूतरे पर घी के दीपक जलाकर माथा टेक कर वे लड़कों के मंगल के लिए विनय करती। तब वे भी ऐसे ही झुक कर आशीर्वाद मांगती और पांडे बगल में चुपचाप खड़े दियों का जलना देखा करते थे। आज जब वो देखे फुलमत को कि फुलमत तुलसी माता का हाथ जोड़कर प्रणाम कर रही है और कुछ मांग रही है मनी मन में प्रार्थना करते हुए, तो तुरंत भैरव पांडे को अपनी माँ याद आ गई कि कई साल पहले माँ भी ऐसे ही करती थी। जब बारिश का दिन आता था और ये चौरा खराब हो जाता था तो पहले वो उसको लिप देती थी मिट्टी से, फिर सूखे सफ़ेद बलुई मिट्टी से लाकर उसको पोत पात कर एकदम चिकना कर देती थी, और फिर घर के बच्चों के लिए यानी मेरे लिए और मेरे भाई के लिए प्रार्थना करती थी तुलसी माँ के सामने झुककर, एकदम ऐसे ही जैसे फुलमतिया कर रही है। तो फुलमत का वो रूप देख करके उनको अपने माँ की याद आ गई, आंखें भर आई। पांडे को सामने खड़ा देख कुलदीप हड़बड़ाया। जैसे ही कुलदीप देखा कि दादा खड़े हैं बगल में, हड़बड़ा गया और फुलमत भी हड़बड़ा गई, बाल्टी लेकर चुपचाप बाहर चली गई। पांडे के चेहरे पर एक विचित्र भाव था जिसे संभालने की ताकत उन दोनों के मन में न थी। अब पांडे के मन में जो गुस्सा वाला फीलिंग्स था ना, वो फुलमत भी देखी और कुलदीप भी देखा। दोनों समझ गए थे कि बहुत बुरा लगा है इनको हम लोगों का हंसना, और दोनों संभल नहीं सके। वो भी भागी, ये भी भागा जल्दी से। दोनों ही भय की कंपन लिए इधर उधर भाग खड़े हुए। बहुत दिनों तक पांडे के चेहरे पर बहुत अवसाद था, नफरत, गुस्सा बहुत दिन तक बना रहा। अपने भाई को देखते ही उनका दिमाग गर्म हो जाता था कि पढ़ाई लिखाई का उम्र है, अभी दूध का दांत टूटा नहीं और बहुत मुस्कुरा रहा है। कुलदीप डर के मारे उनकी ओर देख ही नहीं पाता था। न तो पहले जैसी जिद कर सकने की हिम्मत होती थी, अब जिद भी नहीं करता था अपने भैया से। पहले जिद करता था हर बात के लिए, भैया हमको ये खरीद दो ना, भैया हमको वो खरीद दो ना, बच्चे जैसा जिद करता था। लेकिन अब उसको प्रेम हो गया था, किससे? फुलमत से। और अब उस प्रेम को वो जानता था कि मेरे पिता समान मेरे बड़े भाई स्वीकार नहीं किए हैं, इसीलिए अब वो जिद नहीं कर पाता था। दुलार वो नहीं रहा पहले जैसा। न तो हंसी के कलरव से घर कोने कोने को गुंजान बनाने का साहस, अब जोर से हंसता भी नहीं था घर में। पांडे ने अपने दिल को समझाया, इसे लड़कों का क्षणिक खिलवाड़ समझा। अपने मन को समझाया कि छोड़ो, इस उम्र में थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है, बच्चा है, समझ जाएगा, अभी खिलवाड़ समझे। वो सोचे कि ऐसे ही नाटक है, थोड़ा कुछ दिन का बात है। लेकिन उनको नहीं पता था कि ये दिल की लगी जो थी बहुत सीरियस हो गई थी। सोचा, धरती की छाती बड़ी कड़ी है, ठेस लगते ही सारी गुलाबी पंखुड़ियां बिखर जाएंगी। बोलने का मतलब कि ये जो दुनिया है ना, जमाना, संसार बहुत कठोर है भाई। इस संसार की कठोरता के सामने प्रेम व्रेम ज्यादा दिन टिकता नहीं है। कितना भी प्रेम हो गया हो, लेकिन जब गरीबी आ जाएगी, संसार का धक्का खाएंगे, ठोकर खाएंगे, तो सब प्रेम व्रेम खत्म हो जाएगा। तो वो यही सोचे थे। दोनों को दुनिया का भाव ताव मालूम हो जाएगा, तब अपने आप बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। पांडे के रुख से फुलमत भी सशंक हो गई थी। उसके पांडे जी के इस व्यवहार से फुलमत भी थोड़ा सा डरी डरी थी। बहुत कम आती थी उनके घर। कुलदीप के उठने बैठने पढ़ने लिखने पर पांडे की कड़ी नजर थी, एकदम देखते रहते थे, भाई पढ़ रहा है कि नहीं, है कितने बजे उठा है, कितने बजे सोने गया है। वो किताब खोलकर बैठता था तो दिए की टेम में श्वेत वस्त्रों में लिपटी फुलमत खड़ी हो जाती। उसको तो हो गया था प्रेम। वो जैसे ही किताब खोलता था तो किताब में अक्षर की जगह फुलमत दिखती थी, सफेद कपड़ा पहने हुए। पुस्तक के पन्ने खुले रह जाते थे और एक टक रोशनी की तरफ देखते रहता था, दिया की तरफ, उसमें भी फुलमत ही दिखती थी। वो दूर खड़ी है फुलमत, वहां से आ रही है, इधर देख रहे हैं उधर दिखाई दे रही है, उधर देख रहे हैं उधर दिखाई दे रही है। पांडे को उसकी यह दशा देखकर बड़ा क्रोध आता था, पर कुछ कहते नहीं थे। अब पांडे जब जब देखते थे ऐसा कर रहा है मेरा भाई, वो गुस्सा आ जाता था। किताब खोल के बैठा है और कहाँ खोया हुआ है। एक बार टोक भी दिए थे, कुलदीप क्या देखते रहते हो इस तरह, तबीयत ठीक है ना? कुलदीप ने इतना ही कहा था, जी, और फिर पढ़ने लग गया। दिए की टेम कुलदीप के चेहरे पर पड़ रही थी। टेम मतलब उसकी किरण, जिसके पीछे घने अंधकार में लेटे पांडे क्रोध, मोह और न जाने कितने प्रकार के भावों के चक्कर में झूल रहे थे। इधर कुलदीप के छाया के पीछे भैरव पांडे लेटे थे खटिया पे,
उस समय का बात बता रहे हैं, 2 साल पहले का। कितना गुस्सा आ रहा था उनको, कितना उनके चेहरे पे क्रोध था, निराशा था, दुख था। अब भाई जिसको एक ही भाई है बेटे समान, शादीशुदा है नहीं वो खुद, कितना उम्मीद बनाए थे कि मेरा भाई बड़ा हो जाएगा, पढ़ लिख के ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसको प्रेम हो गया, किसी काम का नहीं, आवारा बन गया। उन्हें फुलमत पर बेहद गुस्सा आता था, सोचते थे कि जरूर इसी लड़की की वजह से मेरा भाई का जिंदगी चौपट हो गया। टिमल मल्लाह की यह विधवा लड़की, उसके पिताजी का नाम था टिमल, टिमल की बेटी थी, वो विधवा थी। मेरा घर चौपट करने पर क्यों लगती है, सोचने लगे। पता नहीं कहाँ से वह दह दह कर यहाँ आकर बस गए लोग। दह दह कर मतलब बह कर, लोग नहीं बोलते हैं गुस्सा में, पता नहीं कहाँ से बह के चला आया। कुलक्षणी अब क्या चाहती है, बाप मरा, उसका बाप भी मर गया, पति भी मर गया, अब न जाने क्या करेगी, जाने कौन सा मंत्र पढ़ दिया है, या कबूतर की तरह मुंह फुलाए बैठा रहता है, न पढ़ता है न लिखता है, हंसना खेलना खाना सब भूल गया है। पांडे चारपाई से उतर इधर उधर चक्कर लगाते रहे, पर कोई निर्णय नहीं कर सके कि क्या करें इसका। समय बीतता गया, कुलदीप भी खुश नजर आ रहा था। कुछ समय गुजरते गया, कम उम्र का था ना, बुद्धि थोड़ा तेज चल रहा था उसका इन चीजों में। सोच रहा था कि इधर भी खुश रखेंगे भैया को और उधर भी अपना प्रेम जारी रखेंगे, अंदर अंदर छिपा कर करेंगे काम। तो कुलदीप बहुत खुश नजर आने लगा घर में, हंसता खेलता। पांडे की छाती से चिंता का भारी पत्थर खिसक गया। अब उनको अब पहले ऐसा चिंता नहीं रहा, वाह मेरा भाई सुधर गया, अब पढ़ने में भी मन लगाता है, हंसता है खेलता है घर में। एक बार फिर उनके चेहरे पर हंसी की आभा लौटने लगी। आभा मतलब चमक, हंसी का चमक। रुई सूत का काम फिर शुरू हुआ। गांव के 2-4 उठल्ले निठल्ले आकर फिर बैठ जाते थे उनके पास। उठल्ले निठल्ले मतलब बेकार लोग, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं रहता है, अड्डा मारने आ जाते थे भैरव पांडे के पास। दिन गपा सटक में बीत जाता, गपा सटक मतलब बातचीत में बीत जाता, इधर उधर का अड्डा मार के। सुरती मल मल कर ताल ठोकते, सुरती मल मल कर मतलब खैनी, खैनी मला जाता था सारा दिन। पिच से थूक कर किसी को गाली देते या निंदा करते और खूब मस्ती करते थे लोग, बार बार थूकते रहते थे, उसको गाली देते थे, उसको गाली देते थे, गांव के कई लोगों को निंदा करते थे। इन सब चीजों से वास्ता न रखते हुए भी पांडे सुनते जाते। पांडे को इन सब से कोई मतलब नहीं था, फिर भी बैठ के सुनते जाते थे। उनका मन तो चक्कर खाती तकली के साथ ही घूमता रहता था। वो क्या करते थे भाई, वो तो खाली सूता काटने में लगे रहते थे। इसी सूते से जनेऊ बनाते थे, जनेऊ को ले आ कर यजमानों के वहां पे दे आते थे। कुछ सीधा वगैरह पाते थे, गेहूं चावल आलू, उसको ले आते थे, उनसे उनका घर का खाना पीना हो जाता था। हूँ हाँ करते जाते और निठल्लों की बातों में सन्नाटे को किसी तरह झेल जाते। हूँ हाँ करते रहते थे अपने दोस्तों की बातों पर, और नहीं इच्छा रहते हुए भी सुन झेल जाते थे पूरा माहौल को। पांडे उसी चारपाई पर लेटे थे। अंतर इतना ही था कि दिन थोड़ा और ऊपर चढ़ आया था। अब फिर आ जाओ प्रेजेंट में, अब आज की बात। अब आज ये हो रहा है कि कर्मनाशा में बाढ़ आई हुई है, उसी चारपाई पे लेटे थे। लहरों की टकराहट थोड़ी और तेज हो गई थी। रक्त की तरह खौलता हुआ लाल पानी, लाल पानी मतलब मटमैला पानी, लाल खून जैसा लाल नहीं था, गेरुआ था, पीला पीला टाइप का, थोड़ा और नजदीक आ गया था। उसकी नसें किसी तेज व्यथा से जल रही थी। लग रहा था कि लहरों की जो नस है उसमें दर्द है। पांडे के वंश में कभी ऐसा नहीं हुआ था। वे फुसलाए। बगल की दीवार में ताखे पर रामायण की गुटका रखी थी। रामायण की गुटका मतलब तुम लोग देखोगे रामायण पढ़ने के लिए एक इस तरह का ऐसा लकड़ी का बना रहता है, ऐसा, इसी के ऊपर रामायण रख के पढ़ा जाता है, ऐसे गुटका होता है लकड़ी का। तो ताखे पे रखा हुआ था, दीवार में ताखा था दिया हुआ रखने के लिए, होल, उसी में रामायण रखा था। उसका गुटका नीचे उतारे, उन्होंने उठाई, एक जगह लाल निशान लगा था। पिछले दिनों कुलदीप रात में रामायण पढ़ा करता था, जब से वह गया आज तक गुटका खुली नहीं। कई दिन हो गया था, कुलदीप भाग गया था। जब कुलदीप था तो वो रामायण थोड़ा बहुत पढ़ा करता था, जब से गया है तब से रामायण का पन्ना खुला नहीं। पांडे के हाथ कांपे, गुटका उलट कर उनकी छाती पर गिर पड़ी। लेटे लेटे गुटका पढ़ने जा रहे थे, तब तक हाथ कांप गया, याद करके कि मेरा भाई पढ़ता था अब नहीं है। किताब उनके सीने पर गिर पड़ा, उठकर खोला, वही लाल निशान, और उसमें रामायण में ये लाइन लिखा हुआ था, कह सीता भा विधि प्रतिकूला, मिलई न पावक मिटई न सूला, सुनहु विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। पांडे की आंखें भरभरा आई, उनकी आंखों में आंसू आ गया, झरझर आंसू गिरने लगे। हिचकी लेकर वह टूट पड़े।
टूट पड़े मतलब एकदम जोर जोर से रोने लगे। देखो ये रो रो के क्या बोल रहे हैं, यह चुड़ैल मेरा घर खा गई। शब्द फूटे किंतु भीतर घुमड़ कर रह गए। गाली देने से क्या होगा, अब अब इतने तक रहता तो कोई बात थी, आज उसे बच्चा भी हो गया। कहीं कह दे कि इसका लड़का कुलदीप का है, कहीं कह दे कि उसका लड़का कुलदीप का है, तब नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मन ही मन में सोच रहे हैं कि आज तो उसको लड़का भी हो गया, सारा गांव पूछेगा कि तू विधवा है तो ये तेरा लड़का कहाँ से आया, किसका है, और जरूर नाम लेगी, और जब नाम ले लेगी मेरा भाई का है तो बस हमारा तो इज्जत गया। पांडे बड़बड़ाए। उन्होंने अपने बालों को मुट्ठियों में कस कर खींचा, जैसे उनकी जड़ में पीड़ा जम गई थी। अपने बालों को टान टान खूब जोर जोर से खींच रहे थे। वे उठना चाहते थे किंतु उठ न सके। आंखों के सामने चिंगारियां टूटने लगी। उन्हें आज मालूम हुआ कि वे इतना कमजोर हो गए थे, इतना कमजोर हो गए हैं। कुलदीप के जाने के बाद से आज तक उसका जीवन अव्यवस्थता की एक कहानी बनकर रह गया था। जब से कुलदीप गया तब से उनका जीवन एकदम बिखर सा गया था। कितने कमजोर आज महसूस कर रहे थे। 4-5 महीने से कुलदीप भागा है। 4-5 महीने से मतलब भाई फूलमती को जब पता चला होगा कि वह गर्भवती हो गई है तो कुछ महीने हुए होंगे, 3-4 महीने हुए होंगे। तो जैसे वो बताई होगी कुलदीप को, तो कुलदीप के पास साहस तो था नहीं ये बोलने का अपने भैया को कि ऐसा ऐसा बात है। उसी वक्त से भाग गया था। पहले कई दिनों तक वे जरूर बहुत बेचैन थे, किंतु समय ने दुख को भुलाने में मदद की। पहले तो जब ये सुने थे कि भाई भाग गया और अंदाजा भी था उनको कि यही यही बात है, कुछ दिन तक तो अपने मन को समझा लिए। आज फिर कुलदीप उनकी आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया था। बीती घटनाएं एक एक कर आंखों के सामने नाचने लगी। फागुन का आरंभ था, होली का महीना का शुरुआत। मुखिया जी की लड़की की शादी थी गांव में। वही मुखिया जो कुलदीप को छेड़ा करता था, याद है ना, उनकी बेटी का शादी था मुखिया जी का। गांव भर में खुशी छाई रहती, जैसे सबके घर शादी होने वाली हो। सब इतने खुश थे पूरे गांव के लोग, जैसे लग रहा था कि सबके घर शादी होने वाली हो। शादी के दिन तो गांव वालों में बनने संवरने की होड़ लग गई थी। सबके यहाँ होता है भाई, शादी है, सब मेकअप वेकअप में पेंट पॉलिश में लगा हुआ है, चमकाओ अपने आप को एकदम घस घस के। सब लोग पट्टी करा रहे थे। शौकीनों की पट्टी 4-4 अंगुल छोड़ी छुरे से बनी थी, तो पट्टी करवा रहे थे, मतलब बालों का हेयर कटिंग को बढ़िया बढ़िया तरीके से छुरे से बनी थी। कुएं की जगत पर दोपहर के 2 घंटे पहले से भीड़ लगी थी और अब 2 बजने को आए। कुएं पर भीड़ क्यों लगी थी, सब नहा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, बाल बाल कटवा के एकदम बढ़िया से छटाई उटाई करवा के जल्दी जल्दी नहाओ। पैरों में जमी मैल सिकड़े से रगड़ रगड़ कर छुड़ाई जा रही है। पैर का एड़ी वेड़ी बढ़िया से तलवा अलवा रगड़ रगड़ कर साफ सुथरा हो रहा है। शादी का माहौल है। बारात आई, लड़की की शादी थी ना, बाहर से आई बारात। द्वार पूजा की शोभा का क्या कहना। द्वार पूजा मतलब जब बाहर से लड़कों का बारात आता है तो लड़की के घर के सामने द्वार पर पूजा होता है। लड़की के पिता बैठते हैं, उधर लड़का बैठता है, बैठकर कुछ रिवाज होता है, पंडित पूजा करवाते हैं। बनारस की बाई नाचने आई थी और बारातियों के एंटरटेनमेंट के लिए बनारस की कोई बाई थी, वाई थी नाचने वाली। छैल छबीलों की भीड़ जमा हो गई थी। छैल छबीले मतलब ये सब लड़के कम उम्र वाले सब जम गए थे वहां देखने के लिए डांस उस लड़की का। शाम को महफिल जमी। मुखिया जी का दरवाजा आदमियों से खचाखच भरा था। एक और गली में सिमट कर औरतें बैठी हुई थी, सारी जो चाची उची लोग होती है, ठीक है ना, थोड़ी उम्रदार औरतें, वो सब एक तरफ भीड़ मचा के बैठी हुई थी। गांव की लड़कियां बुढ़ियां और कुछ मंचली बहुएं, और कुछ बहुएं अभी कम उम्र की होती हैं जिनकी अभी नई नई शादी होती है, तो वो थोड़ा छेड़ती उड़ती हैं दूल्हे को, दूल्हे के भाई को, तो मंचला कहा गया है उन्हें, मंचली। बाई जी आई, अपना ताम झाम फैला कर बैठ गई, और उसके बाद बाई आई, अपना हारमोनियम पायल वैल सब बांधी, सब ताम झाम माइक वाइक सब लग गया, बैठ गया। सारंगी लेकर बूढ़े मियाँ ने किन किन किया, और बूढ़े मियाँ सारंगी बजाना शुरू कर दिए, टेंग टेंग बजाना शुरू कर दिए। बाई जी ने आलाप के बाद गाया, और बाई जी ने पहले आलाप किया, आ करके आलाप किया, उसका फिर गाना गाया। नीच ऊंच कुछ बुझत नाही, मैं हारी समझाए, ये दोनों नैना बड़े बेदर्दी, दिल में गड़ गए हाय। ठीक है ना, ये बड़ा सुंदर उसने शायरी मारा।
बाई जी ने। अच्छा, महफिल से बहुत दूर गांव के छोर पर आमों के पेड़ों पर फागुन के पीले चांद की छाया फैली थी। उसी समय की बात है। पूरा गांव गया हुआ है किसके शादी में? मुखिया जी की बेटी की शादी में। पूरा भीड़ वहां है, एक तरफ पूरा गांव सिमट के चला गया है, और इधर बगीचे में गांव के छोर पर, गांव का एक किनारा, वहां आम का पेड़ों का बगीचा था। चांद की हल्की हल्की चांदनी चितकबरे के चाम की तरफ फैली चांदनी में, और उस चांदनी की आभा में, रोशनी में दोनों प्रेमी मिल रहे हैं। कौन कौन से प्रेमी? फूलमत और कुलदीप। अब वहां पे देखो दोनों बातें कर रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। मुखिया जी की महफिल से पतुरिया ने जो गीत गाया था कितना सही था। अब वो लड़का बोल रहा है, कुलदीप बोल रहा है, वो जो पतुरिया थी बाई जी, कितना अच्छा गाना गाई थी ना। दूसरी कहती है, कौन सा गीत गाई? फिर वो समझाता है, वही, ये दोनों नैना बड़े बेदर्दी। तो वो कहती है, धत। फिर वो कहता है, उस दिन मैं बड़ी देर तक इंतजार करता रहा, तुम क्यों नहीं आई? फिर वो पूछती है, वो कहती है, मेरी माँ के सिर में दर्द था। फिर वो सीन खत्म हो गया, मतलब वहां रुक गया। फिर अब उसके बाद वहां से आ गया, लौट आया। अब वहां से कुलदीप लौट आया अपने घर। जब घर लौट आया तो अंधेरे में जब अपने घर में घुसने का ट्राई किया, तो तभी भैरव पांडे ने चिल्लाया, कौन है? पास के गली में एक छाया खो सा गया। फिर भैरव पांडे चिल्लाए, कौन है? तब बोला, मैं हूं कुलदीप। तब भैरव पांडे बोले, यहाँ क्या कर रहे हो? तब बोला, वही नदी के किनारे थोड़ा चला गया था। बोले, इस समय? बोला, पेट में दर्द था। पेट में दर्द था भाई, पहले शौच के लिए, बाथरूम वाथरूम के लिए आदमी नदी उदी पे भागता था। पहले सबके घर में बाथरूम नहीं ना होता था। क्रोध की हालत में भी भैरव पांडे मुस्कुरा उठे थे। क्रोध उनको आया था, बहुत तेज गुस्सा आया था। समझ गए थे कि इतनी टाइम क्या गया था वहां पर, लेकिन थोड़ा मुस्कुरा उठे। बोले, झूठे, पेट में दर्द था कि आंख में दर्द था? हैं? आंख को ठंडा करने गए थे? कुलदीप का सिर लज्जा से झुक गया। उसे लगा जैसे एक क्षण का यह भयप्रद जीवन उसकी आत्मा पर सदा के लिए छा जाएगा। इतना शर्मा गया बेचारा, वो समझ गया कि भैया को पता चल गया है हम कहाँ गए थे। एक क्षण के लिए हुआ यह झूठ उसके सारे जीवन को झूठा साबित कर देगा। ऐसा सोचने लगा था कि ये जो मैंने झूठ बोला है, अब ये झूठ मेरा पूरा जीवन को ही झूठा बना देगा। एक क्षण के लिए झुका या माथा फिर कभी ना उठ सकेगा। वह झूठ के इस पर्दे को फाड़ डालना चाहता था, किंतु झूठ के पर्दे को फाड़ डालना चाहता था मतलब बता देना चाहता था अपने भैया को, हाँ भैया मैं गया था फुलमत से मिलने के लिए, और हम उससे प्रेम करते हैं, और हम उससे शादी करना चाहते हैं। लेकिन हिम्मत नहीं हुई। भैरव पांडे बोले, कुलदीप तुम गलत रास्ते पर पांव रख रहे हो बेटा। तुमने कभी अपने बाप दादों की इज्जत के बारे में भी सोचा है? बड़े पुण्य के बाद इस घर में जन्म मिला है भाई, इसे कभी मत भूलना कि अच्छे घर में जन्म लेने से कोई बहुत बड़ा नहीं हो जाता, किंतु इस अवसर को गलत कहकर नीचे गिरने से बड़ा पाप और कोई नहीं है। कुलदीप को लगा कि तीखे कांटों वाली कोई जीवित मछली उसके गले में फंस गई हो। क्यों भाई? अब ना इधर का है ना उधर का है, प्रेम में अब इतना आगे बढ़ चुका है कि पीछे आ नहीं सकता है। अब भैया इतना बड़ा बड़ा डायलॉग दे रहे हैं, खानदान का इज्जत, नाम, मर्यादा। कुलदीप को लगा कि तीखे कांटों वाली कोई जीवित मछली उसके गले में फंस गई है। गर्दन को चीरते हुए यदि वह निकल जाए तो भी गनीमत, किंतु यह असह्य पीड़ा तो नहीं सही जा सकती है। और ऐसा लग रहा था जैसे मछली और उसका कांटा उसे गले में फंस गया है, ना निगल पा रहा है ना उगल पा रहा है। रोना शुरू कर दिया, जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा। भाई के मन की पीड़ा की कल्पना भी उसके लिए कष्टकर थी। अपने भैया को इतना पीड़ा नहीं दे सकता था। अपने भैया को वो पीड़ा देने के बारे में सोच के भी घबरा जाता था। किंतु उसकी आत्मा अपने संपूर्ण भाव में जिस वस्तु को वरेण्य समझती है, उसे वह एकदम ही व्यर्थ कैसे कह दे। अब भैया को भले ही बुरा लग रहा है, लेकिन जिस चीज को वो आत्मा उसका मानता है, कैसे उसको गलत बोल दे। अब भैया नफरत करते हैं फूलमत से, लेकिन मैं तो उसको अच्छा मानता हूं ना, तो मैं कैसे बुरा बोल दूं? हमसे तो बुरा नहीं बोला जाएगा। जिस छाया में न जाने क्यों उसे एक अजाने आनंद का अनुभव होता है, उसे कालिख कह सकना उसके वश की बात नहीं थी। फुलमतिया ऐसी थी जिसके पास जाकर उसको बहुत आनंद आता था। उस औरत को, उस लड़की को कैसे कालिख बोल देगा? कालिख मतलब पाप। इस कष्ट के भार को उसकी आंखें संभाल न सकी। भैरव पांडे भी भाई से लिपट गए,
उसकी पीठ सहलाना शुरू कर दिए, उसे बार बार चुप हो जाने को कह रहे थे। भैया भैरव पांडे समझ गए थे कि बेचारा क्या करे, अब इस उम्र में ऐसा गलती कर बैठा है, उसको दिलासा दे रहे थे। यदि कोई देख ले तो उसके मन में आया और वे कुलदीप को जल्दी जल्दी खींचते हुए एक और चले गए। सोचने लगे, बार बार बोलने लगे, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। पीठ सहलाने लगे और बोले अभी कोई देख लेगा तो फिर क्या सोचेगा, चल 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 इधर आ, इधर आ। खींचते हुए लेकर चले गए एक साइड में। इसका शेष भाग तीसरे पार्ट में।